अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है हम टेस्ट 9 से जो है एमकेट के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम फिजिक्स से करेंगे स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस द सप्लाई वोल्टेज फ्रॉम 220 वोल्ट 11 वोल्ट एंड इंक्रीजेस द करंट फ्रॉम 6 एम्पियर टू 100 एम्पियर। देयर इज एफिशिएंसी इज। तो जो हम क्या करेंगे, आउटपुट पावर को डिवाइड करेंगे इनपुट पावर से, यानी कि जो है हम वी एस मल्टीप्लाई बाय आई एस को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 1100। और 1100 को जब हम 1320 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 83%। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 0.83। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, है ना, ट्रांसफॉर्मर द नंबर। इसके अंदर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, हम लिख भी देते हैं। हमने वैल्यूज डाली, बी की वैल्यू 11, आई एस की वैल्यू 100 और मल्टीप्लाई किया 1100, आंसर आ गया। फिर उसको डिवाइड किया 1100 को 1320 से, तो आंसर क्या आएगा? 0.83। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी आर 410 एंड 1230 रिस्पेक्टिवली। इफ द करंट इन द प्राइमरी is 6 एम्पियर देन डेट इन द सेकेंडरी कॉइल इज। तो जो ट्रांसफॉर्मर का करंट रेशियो होता है वो क्या होता है? आईपी अपॉन आई एस, यानी कि करंट ऑफ प्राइमरी डिवाइड बाय करंट ऑफ सेकेंडरी, और इसमें किससे इक्वल है? वो नंबर ऑफ कॉइल से सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ प्राइमरी, यानी कि आई एस आई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 410 और फिर डिवाइड करेंगे हम 1230 से, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 एम्पेयर। जब हम इन वैल्यूज को ट्रांसफर करेंगे, यानी कि आई एस को जब हम अलग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? आई एस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 410 डिवाइडेड बाय 1230, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 एम्पेयर। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट जनरेट ईएमएफ। तो जो फराडे लॉ अगर हम लगाए तो ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस का वो होता है, चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के। और मैग्नेट क्या होता है? वो स्टेशनरी होता है अंदर कॉइल के, और कोई चेंज नहीं हो रहा था फ्लक्स का। इसलिए ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी कि होल्डिंग अ मैग्नेट स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, which one of the following does not affect the magnitude of the induced EMF in electromagnetic induction। यानी कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या है, स्पीड क्या है मोशन की वो देखते हैं हम, और नंबर ऑफ टर्न देखते हैं। और आपसे क्या पूछा क्या गया है, मैग्नीट्यूड क्या होता है इंड्यूस ईएमएफ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि वो रेजिस्टेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जा रही है वो बताएं, वो होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, रिलेटिव मोशन बिटवीन अ डैश एंड अ कंडक्टिंग कॉइल प्रोड्यूसेस करंट इन द कॉइल। तो जो मूविंग मैग्नेट होता है कॉइल के इर्द गिर्द, वो चेंज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को और इंड्यूस करता है करंट को फराडे के लॉ के मुताबिक। तो आंसर क्या होना चाहिए? मैग्नेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन अ क्लोज रिंग एंड इन अ ओपन रिंग magnets are falling along the axis of the ring, the current generated in A and B have direction। तो जो क्लोज रिंग होती है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन की अपोज करता है मैग्नेटिक मोशन के। किसके थ्रू होता है? लेंस लॉ के थ्रू होता है, जो कि होता है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि ओपन रिंग जो होता है वो कंप्लीट सर्किट नहीं बनाता, और करंट जो होता है वो जनरेट नहीं होता। यानी कि ऑप्शन सी एंटी क्लॉकवाइज 0 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कॉइल और सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस एवरी कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। दिस लॉ इज गिवन बाय, यानी कि जो लेंस लॉ है क्या स्टेट करती है कि जो इंड्यूस ईएमएफ और करंट होता है वो हमेशा ऑपोजिट रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के। तो जो प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेंस लॉ बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द मेटालिक सर्कुलर रिंग इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग एंड इज kept in a vertical plane when a magnet is approached towards ring then it will। तो अगर हम लेंस जो लगाएं तो जो रिंग जो डेवलप हो रही होती है ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड के, वो किसकी तरफ जाती है? लीड करती है रिपल्जन की तरफ, यानी कि गेट डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेट। ऑप्शन सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन द इक्वेशन E इज इक्वल टू माइनस एन
डेल्टा 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 मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन डेल्टा टाइम हम लगाएंगे। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, जो अपोज कर रहा होता है चेंज ऑफ फ्लक्स को, वो अलाइन किसकी तरफ होता है? लेंज लॉ की तरफ। मतलब कि हमारे पास ये सारी बातें करेक्ट है कि जो सेल्फ इंड्यूस करंट होता है वो अपोज कर रहा होता है, इंड्यूस ईएमएफ जो होता है अपोज कर रहा होता है चेंज से जो वो प्रोड्यूस करता है, और अकॉर्डिंग जो होती है इक्वेशन के, ये क्या है? लेंज लॉ। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। द ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल इज, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है कॉइल के, वो क्या होता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो, यानी कि माइनस एन डेल्टा, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम, यानी कि आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन फ्लक्स के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर is placed normal to a magnetic induction which increases at the rate of 1 Tesla per second. The induced EMF in volt is, तो जो एन डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी होता है, एन ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, तो हम 500 को डिवाइड किससे कर रहे होते हैं? 0.1, फिर 0.1 को फिर किससे कर रहे होते हैं? 1 से। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 वोल्ट। जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं? हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे एन ए, ये ए है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। इन अ सर्किट विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, the magnetic flux changes from 2 Weber to 10 Weber in 0.2 seconds. The charge that flows in the coil during the time this time is, यानी कि E is equals to डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो जब हम माइनस सॉरी हमने ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में हमने क्या बोला? इक्वल्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। हमने क्या किया? 10 को माइनस किया 2 से, और फिर हमारे पास 0.2 था नीचे। हमारे पास आंसर क्या आया? 40। अब हमने 40 को क्या किया? मल्टीप्लाई किया 0.2 से और डिवाइड किया 2 से। आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1 कूलम। आंसर हमारे पास 1 कूलम आ गया, हमने आंसर मार्क कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। a magnet falls with its s pole along the axis of a ring. The current generated is dash and acceleration is dash, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज किससे ज्यादा होगा? ग्रेविटी से, क्योंकि जो करंट है वो अपोज कर रहा है फॉलिंग मोशन पे, मतलब कि एक्सीलरेशन को कम कर रहा है। तो आंसर हमारे पास डी करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। लेंस लॉ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, तो जो लेंस लॉ क्या करता है? वो इंश्योर कराता है इंड्यूस करंट को, और वो क्या नहीं क्रिएट करता? एनर्जी को किसी भी चीज से। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, एनर्जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। व्हेन अ कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड नंबर ऑफ turns n is rotated in a uniform magnetic field B with angular velocity W, then the maximum EMF induced in the coil will be। तो जो नॉर्मल वेलोसिटी उसको तो हम V से करते हैं, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी उसको हम W जैसा साइन बनाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए? बी एन ए डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर होना चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। द आउटपुट ऑफ एन एसी जनरेटर हैज आ, तो जो एसी जनरेटर होता है वो प्रोड्यूस करता है साइन वेव, किसकी वजह से? रोटेशन मोशन की वजह से। तो जिसको जो क्या शेप बना लेता है? जो एक सिनुसाइडल सिनुसाइडल शेप बना लेता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। विच क्वांटिटी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारे पास। Question number 18 है हमारे पास। The ability to produce an electromotive force by changing the magnetic field inside a coil is used to generate। तो अगर हम सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 ये होगा हमारा। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। द डायग्राम शोज
How the EMF of a simple generator varies with time. What is the frequency and the maximum value of the EMF? तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है ऑल्टरनेट ईएमएफ की, वो हम डिटरमाइन करते हैं किस तरह हम काउंट करते हैं कंप्लीट सर्कल्स को, नंबर ऑफ कंप्लीट सर्कल को पर सेकंड। और जो पीक वैल्यू होती है ईएमएफ की वो किस तरह गिवन होती है, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वेव की उसके थ्रू गिवन होती है। तो जो मैक्सिमम अगर हम गिवन ऑप्शंस में देखें तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, 200 हर्ट्ज और 4 वोल्ट, यानी कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और जो सबसे कम अस- और जो सबसे ज्यादा क्या हो वोल्ट हो। इसके अंदर दोनों चीजें ज्यादा, इसके अंदर ये तो ज्यादा है ये कम है, इसके अंदर ये ज्यादा है और ये कम है उस हिसाब से, तो इसलिए हमारे पास ये ज्यादा बेहतर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। When electric generator is a device that transform gas energy into electrical energy, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और वो कैसे, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज होती है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को यानी कि रोटेट करता है कॉइल को और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किसके जरिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। द द आउटपुट ऑफ एन एसी जनरेटर हैज आर, तो जो एसी जनरेटर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, जो कि वेरी कर रहा होता है टाइम से, किसकी वजह से, रोटेशन, जो मोशन हो रहा होता है रोटेशनल मोशन उसकी वजह से। तो कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिनुसॉइडल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड, तो जो फराडे लॉ है वो क्या स्टेट करता है कि जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है यानी ईएमएफ है, जो कि इंड्यूस हो रही है कंडक्टर के, अब वेन एवर देयर इज अ चेंज होगा, जब भी चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो वो क्या करेगा, वो लिंक कर देगा कॉइल को। और इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, जनरेटर के जरिए जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वाला जो है प्रिंसिपल यूज हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। The armature of a generator consists of a flat square coil of side 4 centimeter and 200 turns. The coil rotates in a magnetic field of 0.75 Tesla. The angular speed so that the maximum EMF of 1.6 V is generated is. तो जो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होता है रोटेटिंग कॉइल का वो किस तरह मालूम करते हैं, हम इस तरह मालूम करते हैं कि हम एंगुलर वेलोसिटी लगाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई मैक्स। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, बी एन, यानी कि 1.6 को हम डिवाइड करेंगे 0.75, मल्टीप्लाई करेंगे 200, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.0016 से, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला लगाया, बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.75 थी, फिर जो है हमारे पास एन की वैल्यू थी 200 और ए की वैल्यू थी 0.0016, और ए की वैल्यू क्या, ई की वैल्यू मैक्सिमम क्या थी 1.6। आंसर हमारे पास क्या आ गया 1.6 वोल्ट आ गया, सॉरी आंसर हमारे पास क्या आ गया 20/2 रेपिटेशन पर मिनट। आरपीएम जो होती है वो इसका यूनिट होता है एंगुलर वेलोसिटी का, याद नहीं आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास द ग्राफ शोज द वेरिएशन with time t of a low frequency alternating voltage V, which expression is a representation of this voltage। तो जो जनरल फॉर्म होता है alternating voltage का वो क्या होता है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी और टी। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, आंसर हमारा होना चाहिए 1 sin θ 0, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 0.25। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, विच क्वांटिटी इज इंक्रीज इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो रिड्यूस करता है वोल्टेज को लेकिन इंक्रीज करता है करंट को, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होना चाहिए, बी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। ये फॉर्मूला हो गया, तो ये क्या बता रहे, करंट को बता रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट इन अ ट्रांसफार्मर। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो चेंज नहीं होता, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो क्या रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती ऑल्टरनेटिंग, इसलिए जो मॉडिफाई हो जाता है वोल्टेज और करंट और पावर जो होता है और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक
फील्ड इनसाइड अ कॉइल इज यूज्ड टू जनरेट। तो जो डिस्क्राइब करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वो क्या होता है, फंडामेंटल होता है, जो कि वर्क करता है कौन से प्रिंसिपल पे, जनरेटर के प्रिंसिपल पे, और कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सॉलिड NaCl आयंस होती है वो ग्रेडियस लैटिस स्ट्रक्चर से बनी होती है, जो कि प्रिवेंट करती है उनको मूव करने से, प्रिवेंट करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है फ्री मूविंग चार्ज पार्टिकल की, वो नहीं हो पाती। तो सॉलिड जो NaCl है वो कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को। तो हमारे पास आंसर क्या है, ऑप्शन सी। हम ऑप्शन सी को मार्क कर देते हैं, यानी कि NaCl सॉलिड जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द कैथोड इज। ड्यूरिंग, अब जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसके अंदर जो कैथोड होता है वो इलेक्ट्रोड से इमिट आउट होता है। कैथोड जो होता है वो एक इलेक्ट्रोड होता है, जहाँ क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है। रिडक्शन हो रही होती है मतलब इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे होते हैं। और कैटाइन जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होती है, जो कि किसकी तरफ जा रही थी, कैथोड की तरफ। और कहाँ से आ रही होती है, कैथोड की तरफ जा रही होती है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल हो होते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होने की कोशिश करती है इलेक्ट्रॉन को लेकर। इससे वो क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। और कहाँ होती है रिडक्शन, होती है कैथोड पर। तो यानी कि हमारे पास आंसर क्या होनी चाहिए, ऑप्शन ए, यानी कि रिडक्शन होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रॉन्स आर। तो जो एनाइन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव आइंस होती है, जो कि लूज करती है इलेक्ट्रॉन को एनोड पर, यानी कि वहाँ क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और कैटाइन्स क्या होती है, पॉजिटिव आइन होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। और कहाँ होती है, वो कैथोड पर। और वो क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो इसलिए हमारे पास आंसर आना चाहिए कि जो जो लॉस हो रही होती है एनाइन, और गेन क्या हो रहे होते हैं, कैटाइन्स, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द फंक्शन ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। तो जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो अलाउ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के। कहाँ, हाफ सेल होता है गैल्वानिक सेल का। और वो प्रिवेंट करता है चार्जेस को क्या होने से, बिल्डअप होने से, जमा होने से प्रिवेंट करता है। और इंश्योर करता है रिएक्शन को, कि वो रिएक्शन होता जाए, कंटिन्यू होता जाए। और इट डज नॉट इंक्रीज EMF और टेम्परेचर, मतलब कि ना वोल्टेज पे कुछ फर्क पड़ता है और ना ही टेम्परेचर पर। दोनों क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए कि टू रिमेन, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड बोथ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या होती है, वो कैथोड से प्रोड्यूस होती है। और क्लोरीन गैस किससे प्रोड्यूस होती है, एनोड से, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो कम्पीट करता है सोडियम के साथ, ताकि वो रिडक्शन कर सके। तो इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी सही होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस किसकी होती है, एक्वस NaCl की हो रही होती है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस अकरिंग एट द इलेक्ट्रोड्स व्हेन molten NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज। तो जो कैथोड होता है उसके अंदर जो सोडियम और इलेक्ट्रॉन मिक्स होते हैं तो सोडियम बनता है। तो क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन हो रही होती है। एनोड पर क्या होती है, क्लोरीन टूटता है। और क्लोरीन, दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल टूटते हैं और क्लोरीन और दो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, मतलब ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन किसमें हो रही है, एनोड पर, और रिडक्शन किसमें होती है, कैथोड पर। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सोडियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो जो सोडियम होती है वो एक्सट्रैक्ट किससे होती है, इलेक्ट्रोलिसिस जब होती है मोल्टेन NaCl की, तब सोडियम हमें मिलती है। और क्योंकि जो एक्वस NaCl होता है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन को और कैथोड पर, और सोडियम इंस्टेड ऑफ सोडियम वो किसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, NaCl को, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहा होता है, सॉरी। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है मोल्टेन सोडियम क्लोराइड की, वो जब होती है तब सोडियम हमारे पास हमें मिलता है, ऑब्टेन होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हेन फ्यूज PbBr2 इज इलेक्ट्रोलाइज। यानी कि जब पीबी को आप रिड्यूस करते हो कैथोड पर, तो हमें क्या मिलता है, पीबी, और दो इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं तो पीबी मिलता है। और ब्रोमीन जो होता है वो जब ऑक्सीडाइज किस पर होता है, एनोड पर, तो हमें दो इलेक्ट्रॉन मिल होते हैं, यानी कि ब्रोमीन के पार्टिकल और दो इलेक्ट्रॉन। लेड अपेयर कब होता है, कैथोड पर। ऑप्शन बी हमारा आंसर होना चाहिए।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सेल पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। तो जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है उस पर डिपेंड करता है, नेचर जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर जो होता है नर्स इक्वेशन का उस पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल इन सब चीजों पर सेल का पोटेंशियल डिपेंड करता है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द केमिकल चेंजेस मेड। तो जो इलेक्ट्रोलाइट सेल होती है उसको किस चीज की जरूरत होती है, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है, ताकि वो ड्राइव कर सके नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को, जो कि ऑटोमेटिकली हो सकता है। जैसे कि गैल्वेनिक सेल है जो कि जनरेट क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से, और बेस क्या होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो NaCl सॉलिड होता है जो कि नमक भी हम कह सकते हैं, वो क्या होता है, वो सॉलिड होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते सॉलिड फॉर्म में। ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट कैथोड बेस। मतलब कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है हमेशा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रॉन आर। तो जो लॉस हो रहा होता है एनाइन का और गेन हो रहा होता है कैटाइन का, ये चीज हो रही होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। मतलब कि एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे होते हैं और एक तरफ इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे होते हैं, यानी कि लॉस तो हो रहे हैं एक तरफ एनाइन और एक तरफ गेन हो रहे हैं कैटाइन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड बोथ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एट इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस NaCl की, तब क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोलिसिस होती है। मतलब कि कब हो रही है, जब आप एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तब हमें ये दोनों चीजें मिलेंगी। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड एट 2 इलेक्ट्रोड। तो जो क्लोरीन होता है जो कि एनोड में मौजूद होता है, और हाइड्रोजन जो होता है कैथोड में मौजूद होता है, और जब हम दो वाटर को, कैथोड पर क्या हो रहा है, दो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो हमें हाइड्रोजन और 2OH मिल रहा है, और एनोड पर क्या हो रहा है, दो क्लोरीन टूटेंगे तो क्लोरीन और दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यानी कि क्लोरीन किस पर हो रहा है, एनोड पर, और हाइड्रोजन किस पर हो रहा है, कैथोड पर। ऑप्शन सी हमारा आंसर होना चाहिए। क्लोरीन किस पे, एनोड पर, और हाइड्रोजन किस पे है, कैथोड पर। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, सेल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कॉल्ड। तो जो गैल्वेनिक सेल होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, मतलब कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होती है। स्पॉन्टेनियस है मतलब कि वो ऑटोमेटिकली हो रही है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा गैल्वेनिक सेल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सोडियम कैन बी अप्टेन बाय। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है मोटे सोडियम क्लोराइड की, उसके जरिए हमें सोडियम मिलता है। ये रिपीट भी हो चुका है, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड के जरिए हमें सोडियम मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, मैंने एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड इज कपल्ड विद अ कॉपर इलेक्ट्रोड इन अ गैल्वेनिक सेल। तो जो गैल्वेनिक सेल होती है उसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है एनोड पर, और रिडक्शन कहाँ हो रही होती है, कैथोड पर। यानी कि रिडक्शन टेक प्लेस एट कॉपर इलेक्ट्रोड। ऑप्शन सी हमारा आंसर होना चाहिए, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कॉपर इलेक्ट्रोड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, the number of electron required to deposit 1 gram equivalent of aluminium from a solution of aluminium chloride is। तो जो एल्यूमिनियम, हमें पता है कि क्या है एल्यूमिनियम, को जरूरत होती है 3 इलेक्ट्रॉन की, ताकि वो रिड्यूस कर सके, किस में रिड्यूस हो सके, वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो सके। तो करेक्ट हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 3 है, क्योंकि एल्यूमिनियम L3+ होता है ना, इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, 3 है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, Al+3, यानी कि 3 को इसको लॉस करना पड़ेगा तभी वो 3 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू आयन ग्लूकोज। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिसॉल्व हो रहे हैं वाटर के अंदर, आपने नमक को वाटर के अंदर ऐड करा, अब वो डिसोसिएट होंगे आयन में। क्यों डिसोसिएट हो रहे हैं आयन में, क्योंकि वाटर क्या है, वो वीकेंड कर देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जिसकी वजह से कैटायन और एनायन क्या हो जाते हैं, आराम से इजीली मूव कर पाते हैं, जिनके द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आर ब्रोकन डाउन है, वाटर इलेक्ट्रिक एक्शन को तोड़ता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन। वो जो डिग्री होती है आयनाइजेशन की किसी भी सब्सटेंस की, वो किस पे डिपेंड करती है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आयनाइज होते हैं, पूरी तरह से आयनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, और वीक कर देते हैं वीक वंस
एक दूसरे को वीक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल होता है उस पर डिपेंड करता है, क्या चीज डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इस पर डिपेंड करती है, नेचर के, नेचर किसके नेचर पर, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के नेचर पर। आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी सही होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू CuSO4 कॉपर सल्फेट, यानी कि उसके सोल्यूशन से जब हम पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो प्लेटिनियम किस पर होता है, प्लेटिनम तो एनोड पर होते हैं, हमें पता है कि इस पर होता क्या है, तो वाटर अंडरगोस क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। तो प्लेटिनियम किस में मौजूद होना चाहिए, एनोड पे मौजूद होना चाहिए, और उसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, उसको प्रोड्यूस करना चाहिए ऑक्सीजन के पे। तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, वो लिबरेट हो रही है, कहाँ लिबरेट हो रही है, एनोड पे लिबरेट हो रही है। और वो जो है कौन किस जो एनोड पर क्या चीज मौजूद होनी जरूरी है, प्लेटिनियम मौजूद होनी जरूरी है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, सॉलिड NaCl इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, ये जो सॉलिड NaCl है मतलब जो नमक है हमारे पास, वो बैड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि वो इलेक्ट्रिक वो करंट को पास अपने थ्रू क्यों नहीं होने देता, वो इंसुलेटेड मटेरियल क्यों बना हुआ है। तो वो जो सॉलिड NaCl होता है उसके अंदर कोई वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, वो आयंस को अपने थ्रू पास ही नहीं होने देता क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है। अगर वो डिसॉल्व होता तो पास होने देता, पर क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो अपने थ्रू पास नहीं होने देगा। इसलिए हमारे पास क्या आंसर सही होना चाहिए, इन सॉलिड NaCl देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ आयन, मतलब कि आयन मूव ही नहीं कर रहा है तो फिर वो कैसे जो है करंट को अपने थ्रू पास होने देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, एन इलेक्ट्रोसाइड, सॉरी एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा समझे आप आयनाइज करा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स को जो आयनाइज कराता है वाटर में, और फिर क्या होता है वो खुद आयनाइज नहीं होता सॉलिड से, मतलब कि अगर वो सॉलिड स्टेट में तो वो आयनाइजेशन नहीं होगी, करंट उससे पास नहीं होगा, लेकिन जब आप उसको वाटर में डिजोल्व कर लेंगे वो आयनाइज होएगा और क्या होगा उसके थ्रू वेलोसिटी पास होना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास कौन सा आंसर सही होना चाहिए, ऑप्शन डी सही होना चाहिए, गिव आइंस ओनली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, आइंस तभी देगा जब वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एक्वस NaCl प्रोड्यूसेस एट कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है एक्वस का, NaCl का, वो क्या प्रोड्यूस करता है कैथोड पर और एनोड पर, हमें ये बताना है। तो हमें पता है कैथोड पर क्या चीज प्रोड्यूस होती है, हमेशा हाइड्रोजन, और क्लोरीन किस पर प्रोड्यूस होगा, हमेशा एनोड पर। तो आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करें। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास बायो का, इफ एंजाइम स्टॉप देयर फंक्शन देन बायोकेमिकल रिएक्शन विल। तो एंजाइम क्या होते हैं, वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, और बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं, और एक को स्पीड अप करते हैं ये एंजाइम्स। और ये एंजाइम क्या होते हैं, बिल्कुल इनका फंक्शन कैसा होता है, इनका रिएक्शन, ये बस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं लेकिन इसके अंदर टेक पार्ट नहीं करते। ये बिल्कुल जो केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट काम करता है, एंजाइम भी उसी तरह काम करते हैं लेकिन बॉडी के अंदर काम करते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन कर देते हैं ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, स्पीड अप हो जाए, इनके बी स्लो डाउन। उसके बाद जो है अगर रोकना हो फंक्शन को तो फिर ये उसको स्लो डाउन कर देते हैं, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एंजाइम एक्सेप्ट। तो जो एंजाइम होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, और जो है रिएक्शन को अगर कराना हो तो ये प्रोसेस को फास्टर कर देते हैं, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को करके रिएक्शन की स्पीड अप कर देते हैं। और जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज नहीं करते, अगर इनको क्या करना हो रिएक्शन को इंक्रीज करना हो तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके इंक्रीज करेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, अगर इन्हें स्लो करना है तो। और अगर ये इंक्रीज कभी भी नहीं करते, इसलिए हमने हमें पूछा ये गया कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बी गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द एंजाइम सुसनेट डिहाइड्रोजनेज कन्वर्ट सुसनेट इनटू। तो जो सुसनेट होता है वो डिहाइड्रोजनेज एक कैटलिस्ट होता है जो कि क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है सुसनेट को फ्यूमेरेट में, किसके जरिए, क्रेब्स साइकिल के जरिए। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फ्यूमेरेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ अ मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू अनदर साइट ऑफ द एंजाइम रेदर देन द टू एक्टिव साइट इट इज रेफर टू एज। तो जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है जो कि किससे बाइंड होता है, एलिस्टेरिक साइट से बाइंड होता है, और वो क्या करता है, एंजाइम को चेंज करता है, एंजाइम की शेप को चेंज करता है और उसको लेस इफेक्टिव बनाता है, यानी कि क्या है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है बी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द इनहिबिटर दैट बाइंड्स tightly and permanently to enzymes and destroy their structure and catalytic activity are। तो जो irreversible inhibitor होते हैं वो कि क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं एंजाइम के साथ और ये परमानेंटली क्या करते थे, उसे इनएक्टिव कर देते हैं। मतलब ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं, ये एक बार हो जाता है तो फिर दोबारा जो है ये रिवर्स होके रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इनहिबिटर दैट ब्लॉक द एंजाइम बाय फॉर्मिंग वीक पॉइंट। तो जो वीक पॉइंट बनाते हैं तो वो कौन से होते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं कि वो आराम से वीक पॉइंट बनाते हैं, नॉन कोवेलेंट होते हैं, तो इजीली क्या हो जाते हैं, ये सेपरेट भी हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एंजाइम कैटेलाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो ब्रीथिंग होती है फिजिकल प्रोसेस वो क्या होती है, तो डाइजेशन होती है, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, ये क्या करती है, ये इन्वॉल्व करती है बायोकेमिकल रिएक्शन को और कैटेलाइज करती है एंजाइम को। यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ब्रीथिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, द लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी द रिएक्शन होगी। मतलब कि जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा तेजी से होना शुरू हो जाएगा और इसकी जो रिएक्शन रेट होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि फास्टर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, मोस्ट एंजाइम्स आर फाउंड। तो जो एंजाइम्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और इनका काम क्या होता है, बाउंड बनाना ऑर्गेनिज के अंदर। यानी कि एंजाइम ज्यादातर किसके अंदर मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, जो क्या होता है, फ्लूइड जिसके अंदर फिल देता है। जो लार्जेस्ट पार्ट जो सेल के अंदर हम देख रहे हैं वो साइटोप्लाज्म ही होता है और उसके अंदर एंजाइम मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एंजाइम रिलेटेड टू फैटी एसिड ऑक्सीडेशन आर प्रेजेंट। तो जो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है जिसे बीटा ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, जो किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। वो क्या करते हैं, एनर्जी को बनाने के काम होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एंजाइम। तो जो एंजाइम होते हैं उनको उनके अंदर कोफैक्टर मौजूद होता है, यानी कि कुछ एंजाइम होते हैं जो फंक्शन करते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं जो इनके बगैर, कोफैक्टर के बगैर फंक्शन करते हैं। तो सारे फैक्टर्स को, सारे जो एंजाइम्स होते हैं उनको कोफैक्टर की जरूरत होती है, किसके लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऑल एंजाइम रिक्वायर्स कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास, द इनहिबिटर दैट क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट इन एंजाइम एक्टिविटी बाय बाइंडिंग टू एक्टिव साइट इज कॉल्ड। यानी कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो किससे कम्पीट करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करते हैं एक्टिव साइट के, और ब्लॉक करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। यानी कि ऑप्शन सी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, a chemical substance that can react in place of a substrate with an enzyme but is not transformed into a product is। इनके जो इनहिबिटर होते हैं वो क्या होते हैं, बाइंड होते हैं एंजाइम से और प्रिवेंट करते हैं जो नॉर्मल सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है उसको रोकते हैं, और अगर ये कन्वर्ट ना करें तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो इसलिए क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, एक्टिव साइट से जाके ज्वाइन हो जाते हैं। उसकी वजह से अ, जो सबसेट है वो ज्वाइन नहीं हो पाता और एंजाइम जो है अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इनहिबिटर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम इज द इनहिबिशन ऑफ। ये जो मेलेनिक एसिड होता है जो क्या होता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है किससे, सिसिनेट, और किसके साथ कम्पीट करता है वो, एक्टिव साइट और सिसिनेट डिहाइड्रोजनेज के साथ कम्पीट करता है, जिससे क्या होता है, वो उसको इनहिबिट करने में कामयाब हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सुसिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलिक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, एंजाइम इनहिबिशन कॉज बाय सबस्ट्रेट एनालॉग इज। तो जो उसको साथ जो है सबस्ट्रेट के एनालॉग को रोकता है तो वो कौन सा होता है, कॉम्पिटिटिव होता है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये जो सबस्ट्रेट एनालॉग होता है वो मिमिक करता है किसको, एक्चुअल सबस्ट्रेट को, ताकि उसके साथ एक्टिव साइट के साथ कॉम्पीट कर सके। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट्स विद एंजाइम एड। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो किसके साथ बाइंड करते हैं, एलोस्टेटिक साइट के साथ बाइंड करते हैं और ऑल्टर किसको करते हैं, एंजाइम के शेप को ऑल्टर करते हैं ताकि रिड्यूस कर सके उसके प्रेशर को। तो एलोस्टेटिक साइट बिल्कुल एक्टिव साइट की तरह एक साइट होता है जो कि क्या करता है, जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं उसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं और शेप चेंज कर देते हैं एंजाइम का, और इस तरह जो रियल जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम से जाके अटैच नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इनहिबिटर्स आर डिवाइडेड इनटू। तो जो दो टाइप के एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, और दो टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव होता है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। जो कॉम्पिटिटिव होता है वो जाकर एक्टिव साइट से ज्वाइन होता है ताकि सबस्ट्रेट को ज्वाइन ही ना होने दें।
और जो नॉन कॉम्पिटिटिव होता है वो क्या करता है, वो डायरेक्ट जाके एलोस्टेरिक साइट के साथ ज्वाइन होता है, उसका शेप को चेंज कर देता है, और उसके बाद जो है क्या होता है, अ, जो रियल रियल वो होता है, रियल सबसेट होता है वो उसके साथ जाके ज्वाइन नहीं हो पाता। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, टू बेसिक टाइम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, मेलेनिक एसिड इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ। तो मेलेनिक एसिड किसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये सल्फोनिक डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो मेलेनिक एसिड होता है वो किसके साथ compete करता है, वो सल्फोनेट के साथ compete करता है ताकि वो एक्टिव साइट के साथ जाके ज्वाइन हो जाए और डी सल्फोनेट डिहाइड्रोजनेज का एक्टिव साइट को चेंज कर पाए। फिर क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ एन एंजाइम फॉर। तो वो रिएक्शन जो कि छोटे पार्ट एंजाइम के एक्ट करता है वो कौन सा साइट होता है, वो एक्टिव साइट होता है। ये वही रीजन होता है जहाँ ये एक्टिव साइट की वही एंजाइम का रीजन होता है जहाँ क्या चीज जाके ज्वाइन होती है, जहाँ सबसे जाके ज्वाइन होता है और जो है रिएक्शन कंटिन्यू होता है। और यही अगर एक्टिव साइट पे फिर जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके अटैच हो जाता है तो फिर एंजाइम एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो ब्लॉक हो गया और जो सबस्ट्रेट है वो अटैच नहीं हो पाएगा। बाकी नॉन कॉम्पिटिटिव का तो हमने देख लिया कि इसके साथ जाके कौन सा ज्वाइन होता है, वो जो है किसके साथ ज्वाइन होता है, वो एलोस्टेरिक साइट के साथ ज्वाइन होता है, उसका पूरा बाकायदा शेप ही चेंज कर देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, एटम ग्रुप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट जॉइन विद एंजाइम ऑल्टरिंग देयर शेप एंड मेकिंग देम फंक्शनल आर। तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोएंजाइम जो होते हैं या आपको फैक्टर भी बोल सकते हैं, वो इनका आंसर होना चाहिए। और जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, जो को फैक्टर होते हैं वो इनऑर्गेनिक आइंस होते हैं, कोएंजाइम जो होते हैं वो ऑर्गेनिक आइंस होते हैं, और ये एंजाइम की एक्टिविटी के अंदर रोल प्ले करते हैं। और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो हर वक्त अटैच ही रहता है एंजाइम से। तो हमारे पास ये तीनों चीजें सही होनी चाहिए, एक्सेप्ट सबसे ये तीनों चीजें सही होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21 है, द कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन लाइक अ मेटालिक आयन, इट इज रेफर्ड टू एज। ये जो मेटालिक आयन होता है जैसे कि मैग्नीशियम है, जिंक है, ये किस तरह एक्ट करता है, ये एक्टिवेटर होते हैं जो कि स्टेबलाइज किसको करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए, एक्टिवेटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर एंड डिटाचेबल इज कॉल्ड। तो जो कोएंजाइम होता है वो किसके लिए हेल्प करता है, वो एंजाइम की हेल्प करता है ताकि ट्रांसफर कर सके इलेक्ट्रॉन को या फिर फंक्शनल वे को। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कोएंजाइम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, फंक्शन ऑफ सल्फोनेट डिहाइड्रोजनेज इज एडेड बाय। तो जो फंक्शन होता है सल्फोनेट डिहाइड्रोजनेज का, उसे कौन एड करता है, वो एफएडी होता है, जिसको एफएडी का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक ऐसा कोएंजाइम होता है जो किसके लिए मदद करता है, जो कि ऑक्सीडेशन के लिए मदद करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए मदद करता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए कि जो फंक्शन सुसैनिक डिहाइड्रोजनेज होता है उसकी कौन मदद करता है, उसको एफएडी मदद करता है, फंक्शनल डिहाइड्रोजनेज, फंक्शनल एडेनिन डिहाइड्रोजनेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि परमानेंटली हमेशा अटैच ही रहते हैं एंजाइम के साथ, और ये एंजाइम की फंक्शन में मदद करते हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया।